वाटरलू नाम के एक छोटे से बेल्जियन गांव के पास लगभग हर मेजर यूरोपियन पावर की सेना प्रेजेंट थी। इन सब का ऑब्जेक्टिव सेम था, एक इंसान के रूल को एंड करना। वो आदमी जिसने पूरे यूरोप को एक तरह से डोमिनेट कर रखा था, वो आदमी जो इन सब सेनाओं के सामने खड़ा था, वो था नेपोलियन बोनापार्ट। एक टाइम पे यूरोप का सबसे पावरफुल इंसान अब अपनी फाइनल बैटल में खड़ा था। ये सिर्फ एक वॉर का एंड नहीं था, ये एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट का एंड था, एक एम्पायर का कोलैप्स था और हिस्ट्री में सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइजेस का फाइनल चैप्टर था। पर नेपोलियन वाटरलू पहुंचा कैसे? इसको जानने के लिए हमें नेपोलियन की लाइफ को और नेपोलियन को अच्छे से समझना पड़ेगा। नेपोलियन उस समय के बाकी राजाओं की तरह रॉयल्टी से नहीं आए थे, मतलब उनका जन्म शाही खानदान में नहीं हुआ था या वो कोई सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए थे, बल्कि उनकी कहानी डिस्प्लेसमेंट, इनसिक्योरिटी और आइडेंटिटी क्राइसिस से शुरू होती है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कॉर्सिका में हुआ था, एक ऐसा आइलैंड जो सिर्फ एक साल पहले ही फ्रेंच टेरिटरी का हिस्सा बना था। ये डिटेल बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कॉर्सिका कल्चरली इटालियन था और पॉलिटिकली अनस्टेबल। नेपोलियन की फैमिली लोअर नोबिलिटी से आती थी, मतलब वो इतने पावरफुल थे कि उनको प्रिविलेजेस मिल सके, पर इतने पावरफुल नहीं थे कि फ्रेंच सोसाइटी में मैटर कर सके। शुरू से ही नेपोलियन मार्जिन्स पे एग्जिस्ट करते थे, ना पूरे कॉर्सिकन ना पूरे फ्रेंच। वो ज़्यादा वेल्दी नहीं थे, ना ज़्यादा वेल्दी परिवार से आते थे, पर इतने एम्बिशियस थे कि सोसाइटी में इनविजिबल ना हो सके। 9 साल की उम्र में 1778 में नेपोलियन को फ्रांस में मिलिट्री स्कूल में भेजा गया। वहाँ उन्हें अपॉर्चुनिटी के बदले ह्यूमिलिएशन मिला। उनके एक्सेंट से पता चलता था कि वो फ्रेंच नहीं है। नेपोलियन की फैमिली फ्रेंच नोबल्स जितने अमीर नहीं थे, पर जिस स्कूल में वो पढ़ रहे थे वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे जो आते थे वो फ्रेंच नोबिलिटी से आते थे। तो इसीलिए नेपोलियन सोशली अकेले पढ़ने लगे। सोशल कॉन्फिडेंस की जगह उन्होंने डिसिप्लिन डेवलप किया, चार्म की जगह उन्होंने फोकस कल्टीवेट किया। वो ऑब्सेसिवली पढ़ने लगे, उन्होंने किताबों को अपना दोस्त बना लिया और मिलिट्री हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्ट्रैटेजी, क्रिटिकल थिंकिंग, इन सब के बारे में पढ़ने लगे। और ये तब जब उनके पास कोई अथॉरिटी भी नहीं थी और दूर दूर तक इसका कोई ख्याल भी नहीं था। 1785 में 16 साल की उम्र में नेपोलियन ने पेरिस से ग्रेजुएशन किया और उन्हें फ्रेंच आर्मी में आर्टिलरी में सेकंड लेफ्टिनेंट बना दिया गया। आर्टिलरी आर्मी की एक टेक्निकल ब्रांच थी जिसमें नोबल लीनिएज की जगह टेक्निकल स्किल्स, प्रिसीजन, कैलकुलेशन और इंटेलेक्ट की ज़रूरत होती है। ये पोस्ट उन्हें परफेक्टली सूट करती थी, पर पुराने मोनार्क के अंडर उनका फ्यूचर लिमिटेड था क्योंकि प्रमोशंस स्लो थे, सिर्फ वेल बॉर्न लोगों के लिए रिजर्व्ड थे। नेपोलियन टैलेंटेड तो थे, पर ओल्ड रिजीम के अंडर उनका कुछ नहीं होता। फिर हिस्ट्री ने इंटरवीन किया। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, मोनार्की कोलैप्स कर गई, अरिस्टोक्रेटिक ऑफिसर्स भाग गए या एग्जीक्यूट कर दिए गए। फ्रांस में पूरे तरीके से क्योस हो गया, पर नेपोलियन के लिए ये क्योस पॉसिबिलिटी बना। रेवोल्यूशन ने प्रमोशन के पुराने रूल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब लॉयल्टी, कॉम्पिटेंस और विजिबल रिजल्ट्स के बेस पे प्रमोशंस होने लगे। नेपोलियन ने रेवोल्यूशनरी कॉज के साथ खुद को अलाइन कर लिया, इसलिए नहीं कि ये उन्हें सही लगता था,
पर इसलिए क्योंकि ये उन्हें फ़ायदा दे रहा था। इनसे वो दरवाजे खुले नेपोलियन के लिए जो पहले लॉक्ड थे। इनको पहली अपॉर्चुनिटी अपने स्किल्स दिखाने की मिली 1793 में सीज ऑफ टूलो के दौरान। टूलो एक पोर्ट सिटी थी, तो इस पोर्ट सिटी ने रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिबेल कर दिया और ब्रिटिश को उनका हार्बर ऑक्यूपाई करने के लिए इनवाइट किया। टूलो को लूज़ करने से फ्रांस की मेडिटेरेनियन में नेवल पावर क्रिपल हो जाती। नेपोलियन, जो कि उस समय 24 साल के थे, उन्होंने एक अनकन्वेंशनल आर्टिलरी स्ट्रेटजी प्रपोज की। सिटी को डायरेक्ट अटैक करने की जगह उसने आर्ग्यू किया कि फ्रेंच फोर्सेस को हार्बर को ओवरलुक कर रही की हाइट्स को कैप्चर कर लेना चाहिए और ब्रिटिश फ्लीट पर बॉम्बार्डमेंट करना चाहिए। प्लान वर्क कर गया। टूलो 1793 में फिर से फ्रेंच के अंडर आ गया और इस जीत की वजह से, नेपोलियन के प्लान की वजह से, उन्हें ब्रिगेडियर जनरल प्रमोट कर दिया गया। सिर्फ एक कैंपेन ने नेपोलियन को एक अनजान ऑफिसर से एक नेशनल एसेट में तब्दील कर दिया। फिर भी रेवोल्यूशन अनस्टेबल था, सक्सेस की कोई गारंटी नहीं थी। नेपोलियन को सपोर्ट करने वाले पॉलिटिशियंस पावर से गिर गए और उन्हें ब्रीफली अरेस्ट भी कर लिया गया। जब रिलीज़ हुए तब वो अनएम्प्लॉयड थे और हिस्ट्री में भुला दिए गए थे। हिस्ट्री ऑलमोस्ट उनके बिना ही आगे बढ़ चुकी थी। देन केम अक्टूबर 5, 1795। ये दिन रेवोल्यूशनरी कैलेंडर में 13 वेंडमायर के नाम से जाना जाता है। इस दिन रॉयलिस्ट फोर्सेस रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के खिलाफ पेरिस में उठ खड़े हुए मोनार्की को रिस्टोर करने के लिए। नेपोलियन को सिटी को डिफेंड करने के लिए बुलाया गया और उनका रिस्पांस स्विफ्ट और ब्रूटल था। उन्होंने पेरिस की स्ट्रीट्स में आर्टिलरी से एडवांसिंग क्राउड्स पे कैनन बॉल से फायर करवाया। अपराइजिंग कुछ घंटों में ही कोलैप्स कर गई। पेरिस सिक्योर हो गया, नेगोशिएशंस से नहीं, ब्रूटल फोर्स से। इस इंसिडेंट से नेपोलियन ने एक एसेंशियल चीज़ डेमोन्स्ट्रेट कर दी कि जो चीज़ करने से दूसरे घबरा रहे थे या हेजिटेट कर रहे थे, वो नेपोलियन ने एक बार में कर दिया। उस मोमेंट से नेपोलियन का राइज एक्सेलरेट हो गया। 1796 में उन्हें आर्मी ऑफ इटली, जो कि फ्रेंच आर्मी की ही एक यूनिट थी जिसका काम इटली में जाके एलाइड यूरोपियन फोर्सेस के खिलाफ ऑपरेशन करना था, उसका कमांडर बना दिया गया। जैसा मैंने आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली वीडियो में बताया था कि रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के खिलाफ और यूरोपियन पावर्स वॉर पर उतर आई थीं, उन्हीं से इटली में निपटने के लिए नेपोलियन को अपॉइंट किया गया। इस यूनिट के पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, एक्सपेक्टेशन एकदम लो थी, मोराल डाउन था। नेपोलियन ने कमांडर बनने के बाद आर्मी का मोराल ट्रांसफॉर्म किया, अनप्रेसिडेंटेड स्पीड से मूव किया और स्ट्रेटेजिक कंसंट्रेशन और रैपिड मैन्यूवर्स के थ्रू लार्जर ऑस्ट्रियन फोर्सेस को डिफीट किया। 1796 और 1797 के बीच उन्होंने विक्ट्रीज की एक लड़ी लगा दी, जिसने ऑस्ट्रिया को ट्रीटी ऑफ कॉम्पो फॉर्मियो साइन करने के लिए फोर्स किया। नेपोलियन अब सिर्फ सोल्जर्स के लिए ही नहीं बल्कि सिविलियंस के लिए भी एक नेशनल हीरो बन चुके थे, जो कि उन्हें एक रेवोल्यूशनरी सक्सेस का एम्बॉडीमेंट मानते थे। बट इस फेम ने उन्हें पॉलिटिकल क्लास के लिए डेंजरस बना दिया और 1798 में गवर्नमेंट ने नेपोलियन को इजिप्ट भेज दिया, पार्ट मिलिट्री एक्सपेडिशन करने के लिए और पार्ट उनको साइडलाइन करने के लिए। ये कैंपेन बुरी तरीके से फेल हुआ। फ्रेंच फ्लीट बैटल ऑफ नाइल में डिस्ट्रॉय हो गई, सप्लाई लाइंस कोलैप्स हो गई। फिर भी नेपोलियन ने नैरेटिव को कंट्रोल कर लिया। उन्होंने इसको साइंटिफिक और सिविलाइजेशनल पोर्ट्रे किया, अपने आप को स्कॉलर्स और डिस्कवरीज से सराउंड करते हुए बताया। जब फ्रांस ने फिर से क्राइसिस फेस किया तो नेपोलियन इजिप्ट छोड़कर फ्रांस वापस आ गए। नवंबर 9, 1799 को नेपोलियन ने कू ऑफ 18 ब्रह्मेन किया। इसमें उन्होंने वीक
डायरेक्टरी की गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका। इसका रिजल्ट था कॉन्सुलेट का एस्टेब्लिशमेंट विद नेपोलियन एज द फर्स्ट काउंसिल। फ्रांस ने मोनार्की तो रिस्टोर नहीं की, पर उन्होंने कॉन्सनट्रेटेड एग्जीक्यूटिव पावर एक्सेप्ट कर ली, जो कि एक बहुत बड़ा रीज़न बनी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की। नेपोलियन ने अपने आप को रेवोल्यूशनरी गेम्स का गार्डियन प्रेजेंट किया। उन्होंने ऐसा शो किया कि जो भी रेवोल्यूशन से जो चेंजेस आए हैं उन्हें बनाए रखने के लिए नेपोलियन का पावर में होना बहुत ज़रूरी है। जब वो पावर में आए तो नेपोलियन ने फ्रांस को सेंसिबली गवर्न किया। उन्होंने फ्रांस की इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया, टैक्सेशन में रिफॉर्म्स लाए, एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज किया और कैथोलिक चर्च के साथ रिलेशंस दोबारा सही किए थ्रू द कॉनकॉर्ड ऑफ 1801। उनका सबसे एंड्योरिंग अचीवमेंट आया 1804 में, जब उन्होंने नेपोलियनिक कोड को इंट्रोड्यूस किया। ये एक यूनिफाइड लीगल सिस्टम था जो इक्वलिटी बिफोर लॉ, प्रॉपर्टी राइट्स और सेक्युलर अथॉरिटी गारंटी करता था। फ्रांस एक दशक की अपहीवल से थक चुका था, इसलिए उन्होंने इस मूव का खुले हाथों से स्वागत किया और इस स्टेबिलिटी की वजह से नेपोलियन के एम्बिशंस और बढ़ गए। 1802 में नेपोलियन ने अपने आप को फर्स्ट काउंसिल फॉर लाइफ बना दिया। 2 साल बाद नवंबर 2, 1804 में नोट्रे डैम कैथीड्रल के अंदर नेपोलियन ने अपने आप को एम्परर ऑफ फ्रांस घोषित कर दिया। इसके पीछे उन्होंने स्टेबिलिटी का कारण दिया कि फ्रांस में दोबारा से रॉयलिस्ट मोनार्की वापस ना आ जाए, यानी ओल्ड रिजीम वापस ना आ जाए, या कोई और यूरोपियन स्टेट हम पर हमला ना कर दे, या फ्रांस में दोबारा से अनस्टेबिलिटी ना फैल जाए। इसीलिए उन्होंने इसको एक इम्पॉर्टेंट स्टेप समझा। वो ओल्ड मोनार्की रिस्टोर नहीं कर रहे थे, बल्कि एक नई तरह की मोनार्की इन्वेंट कर रहे थे, रूटेड इन रेवोल्यूशन, सस्टेन्ड बाय लॉ एंड डिफेंडेड बाय आर्मीज। 1805 से 1809 तक नेपोलियन अपनी पावर की पीक पर पहुंच गए। उन्होंने 1805 में ऑस्ट्रिया और रशिया को हराया, 1806 में प्रशिया को क्रश कर दिया और यूरोप को पॉलिटिकली और मिलिटरीली रीशेप कर दिया। उन्होंने होली रोमन एम्पायर को डिसमेंटल कर दिया और अपने रिलेटिव्स को रूलर्स बना दिया और ब्रिटेन को इकोनॉमिकली आइसोलेट करने के लिए कॉन्टिनेंटल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। लैंड पर कोई भी आर्मी उनका मुकाबला नहीं कर पा रही थी। कॉन्टिनेंटल सिस्टम ने ब्रिटेन से ज़्यादा बाकी यूरोपियन इकोनॉमीज़ को ज़्यादा डैमेज किया। पूरे कॉन्टिनेंट में स्मगलिंग फैल गई। एलाइज़ ने फ्रेंच एनफोर्समेंट को रिजेंट किया। 1808 में नेपोलियन ने स्पेन में इंटरवीन किया, जिससे पेनिसुलर वॉर शुरू हो गई। एक ब्रूटल ग्राइंडिंग कॉन्फ्लिक्ट जिसने मैन पावर और प्रेस्टीज को कम्प्लीटली ड्रेन कर दिया। गोरिल्ला वॉरफेयर ने फ्रेंच कंट्रोल को इरोड कर दिया और ब्रिटिश फोर्सेस ने कॉन्टिनेंट पे फिर से फुटहोल्ड एस्टेब्लिश कर लिया। फिर भी नेपोलियन और आगे बढ़ा। जून 1812 में नेपोलियन ने 6 लाख से ज़्यादा सोल्जर्स के साथ रशिया को इन्वेड कर दिया, कंप्लायंस एनफोर्स करने के लिए और डोमिनेंस एस्टेब्लिश करने के लिए। रशियंस ने रिट्रीट किया और जैसे जैसे वो रिट्रीट करते गए उन्होंने सारे सप्लाईज जला दिए और डिवाइसिव एंगेजमेंट अवॉइड किया, जो कि वो जानते थे कि नेपोलियन की स्ट्रेंथ है। नेपोलियन सितंबर 1812 में मॉस्को एंटर करते हैं, पर अपने आसपास उन्हें कोई नहीं दिखता। शहर बिल्कुल खाली था और सब कुछ जल रहा था। ऊपर से विंटर भी जल्दी आ गई। रशियन आर्मी के रिट्रीट करने की वजह से, भयंकर सर्दी की वजह से, सप्लाईज के ख़त्म होने की वजह से नेपोलियन की आर्मी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। लगभग 6 लाख सोल्जर्स में से
1 लाख से भी कम वापस आए। यूरोप ने सच देख लिया कि नेपोलियन को हराया जा सकता है। अब उन्हें हार के बाद हार का सामना करना पड़ा। 1813 में लेप्सिंग में तबाही वाले नुकसान के बाद एलाइड फोर्सेस ने फ्रांस पे डायरेक्ट अटैक कर दिया। नेपोलियन ने 6 अप्रैल 1814 को पद त्याग दिया और उन्हें एल्बा में एग्जाइल कर दिया गया, पर एग्जाइल उन्हें रोक नहीं पाया। 1815 में वो एग्जाइल से बच निकले और फ्रांस वापस लौट आए। बिना एक गोली चलाए वो पावर में भी वापस आ गए और आर्मी भी उनके साथ जुड़ गई। किंग्स फिर से भाग गए। 100 दिन तक नेपोलियन ने फिर से रूल किया। फिर वाटरलू आया। 18 जून 1815 को बारिश की वजह से, मिसकैलकुलेशंस की वजह से और एलाइड फोर्सेस के अच्छे कोऑर्डिनेशन की वजह से उनकी किस्मत सील हो गई थी। नेपोलियन वॉर हार गए। उन्होंने 22 जून 1815 को पद फिर से त्याग दिया और उन्हें आइलैंड ऑफ सेंट हेलेना पर एग्जाइल कर दिया गया। इसी आइलैंड में 5 मई 1821 को उनकी डेथ हो गई। नेपोलियन की लाइफ हिस्ट्री में अनकंफर्टेबल सच्चाइयाँ दिखाती है कि केओस प्रिपेयर्ड लोगों को रिवॉर्ड करता है, कि टैलेंट ट्रेडिशन से ज़्यादा तेज़ी से राइज कर सकता है, कि ऑर्डर रेवोल्यूशन से निकल सकता है और अनचेक्ड एम्बिशन हमेशा रियलिटी से टकरा जाता है। नेपोलियन ने सिर्फ यूरोप को ही नहीं जीता, उन्होंने मॉडर्न स्टेट्स के लॉ, पावर और लीडरशिप के सोचने के तरीके को बदल दिया और इसीलिए सेंचुरीज बाद भी उन्हें हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर्स माना जाता है।